हेलो एवरीवन, दिस इज अंबिका रावत और आप मुझे सुन रहे हैं पॉजिटिवर्सिटी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने अछूतों के लिए उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्हें समाज में बहुत ही अथक प्रयास किए। आज हम उन शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके सामाजिक न्याय के बारे में। क्या है उनका सामाजिक न्याय और किस तरह से वो इसे समाज में फैलाने की बात करते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवर्सिटी पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय की तरफ से। कहाँ हुआ थे उनका जन्म, कहाँ पर पैदा हुए थे वो, और किस तरह के माहौल में वो रहे और किस तरह से उन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त की, क्या उन्होंने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू छावनी में, जो कि अब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। जो उनके पिता थे उनका नाम रामजी सतपाल था, और उस टाइम वो जो ब्रिटिश सेना होती है, उस टाइम की ब्रिटिश आर्मी में वो सूबेदार मेजर होते हैं। अंबेडकर के पिता रामानंद मार्ग के अनुयायी भी थे। वो संत रामानंद को बहुत ही ज्यादा मानते थे। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल सतारा में हुई। 5वीं कक्षा के दौरान उनका विवाह भीखू वालगंकर की पुत्री रमाबाई के साथ हो गया। बहुत ही कम उम्र में उस समय में होता था विवाह, तो उनका भी उसी समय में हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मुंबई में एल्फिंगस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। काफी लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े स्कूलों में उन्होंने एडमिशन ले लिया। उस वक्त उन्होंने एडमिशन इसलिए ले लिया क्योंकि उनके पिता थे जो वो एक अच्छे पद पर थे, तो उसकी वजह से आर्मी में होने की वजह से उनके बच्चों को भी ब्रिटिश स्कूलों में इजीली एडमिट कर लिया जाता था, तो उनको एडमिशन इजीली मिल जाता था। इस वजह से इस चीज़ का उन्हें थोड़ा फायदा मिला और एक अच्छे से बैकग्राउंड में गए। इस वजह से उन्हें जो है शिक्षा दीक्षा अच्छी मिली, तो उन्हें बहुत ज़्यादा समझ भी रही इन सब चीज़ों की। इसीलिए जनमानस को जगाने के लिए, निचले तबके के लोगों को जगाने के लिए, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं या दलित कहते हैं, उस वर्ग को जगाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए ताकि वो भी शिक्षा के माध्यम से जागरूक बन सके। तो सबसे बड़ी भूमिका जो है अंबेडकर की जीवन में, उनके व्यक्तित्व की, तो वो सब जो उभरा है उनके जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शिक्षा के माध्यम से ही उभरा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उन्होंने प्रवेश लिया। वहाँ पर वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो एक अछूत जाति से थे, इस वजह से उस टाइम पर क्या होता था कि संस्कृत पढ़ने की अछूत जो लोग होते थे उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती थी। तो उस वजह से उन्हें भी परमिशन नहीं होती है। सिर्फ जो उच्च जाति के लोग होते थे, जैसे कि स्पेशली जो ब्राह्मण होते थे, उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए परमिशन दी जाती थी। तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई। उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था संस्कृत में, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, संस्कृत की जगह फारसी ले लेते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं। वो एक और ऑप्शन भी होता है उनके पास, तो संस्कृत की जगह फारसी ले लेते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं वो कि संस्कृत का इतना इंटरेस्ट होता है उन्हें, संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो खुद ही सेल्फ स्टडीज से उसे सीख लेते हैं। उसके बाद 1960 के दौरान 14 अप्रैल 1960 में उन्होंने वहाँ से अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली थी। लेकिन होता ये है कि इतने ज़्यादा उनकी हालात अच्छे नहीं होते हैं, पढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं वो, इतने कि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर के सहयोग से उन्हें महाराजा बड़ौदा से 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, कि वहां से उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके जरिए क्या होती है उनकी पढ़ाई आगे जारी रख लेते हैं, वो फिर से चालू हो जाती है।
अब 1912 के दौरान अंग्रेजी और फारसी में वो क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं, ठीक है। बड़ौदा के महाराज ने राज्य के खर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों को भेजने का निश्चय किया। जब वो बीए कर लेते हैं तो जैसे कि पहले भी वो स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इतना पैसा उनके पास होता नहीं है कि वो आगे ज़्यादा सोच सके, हालांकि उन्हें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं वो पढ़ने लिखने में। तो फिर से उनकी किस्मत देखिए, किस्मत इतना साथ देती है उनका कि बड़ौदा के महाराजा जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को हम अमेरिका भेजेंगे, वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजेंगे, अपनी तरफ से खर्चा पानी हम उठाएंगे। तो उनमें से एक मौका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मिल जाता है और इस वजह से वो वहाँ 4 जुलाई 1913 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ से उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने राजनीति विज्ञान पढ़ा, नीति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब, इन सब का उन्होंने स्टडीज की। और 1916 में वो अमेरिका को छोड़ देते हैं। अब अमेरिका को छोड़ देते हैं, वहां से वो कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। 1916 में वे लंदन पहुंचे, जहां पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वहां से वो इकोनॉमिक्स जो होती है उसे पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद 1917 के दौरान सितंबर 1917 में महाराजा बड़ौदा जो होते हैं उनके पास वो आते हैं वापस और वहां पर सैनिक सचिव के रूप में काम करने लग जाते हैं। अक्टूबर 1918 में अंबेडकर बंबई में साइडनहेम कॉलेज में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। वहां से अब 17 से 18 वो वहां पर भी जॉब करते हैं। उसके बाद वो 18 में उनको पता चलता है कि कोई प्रोफेसर की जगह खाली है उस कॉलेज में मुंबई के, तो वहां से प्रोफेसर की जो जॉब होती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह होता है और हर वक्त उनके साथ अच्छा रवैया नहीं होता। हालांकि वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी क्लासेस के लिए अपने आप ही अट्रैक्ट होकर चले जाते थे कि भाई हाँ सर, आज सर पढ़ाएंगे हमें। तो बहुत, जो आपने देखा होगा, जो टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उनकी क्लास में। तो इसी तरह का माहौल उनकी क्लास में रहता था और इस वजह से स्टूडेंट्स भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा उनमें अपने सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा वो रुचि लेने लगे थे। इतने ज़्यादा फेमस होने लगे थे अम्बेडकर अपने छात्रों के बीच। लेकिन जो उनके साथ भेदभाव चल रहा था, इतना पढ़ने के बावजूद भी, वो बाहर से पढ़ के आते हैं लोग, तो ऐसे इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी लोग उनका सम्मान नहीं करते, फिर भी उन्हें जाति के चश्मे से देखते हैं कि ये तो अछूत है, इसकी तरफ नहीं जाना है, इसके साथ नहीं खाना है, इसको इस वाले जो सार्वजनिक जहाँ पर पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है, यहाँ पर इसे इस तरह के अधिकार नहीं कि ये भी यहाँ से ले। तो इस तरह की जो जाति पाती वाली जो चीजें थी वो उनके साथ अभी भी घटित हो रही थी और इससे उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए वो इस माहौल से निकलने का फैसला करते हैं और वो वहां से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद अर्थशास्त्र व कानून की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले जाते हैं। अप्रैल 1923 में वे भारत वापस आए और बंबई के उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। उसके बाद वो 1923 में वापस आते हैं। हाई कोर्ट जो बॉम्बे का होता है वहां से वो फिर से अपनी लॉ को स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब देखिए उनकी किस तरह की परिस्थिति है। वो जहां भी बाहर जाते हैं इंडिया से तो बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं, लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो वही जाति पाति, वही जातीय भेदभाव। वापस आने के बावजूद जब वो एक बार तो वो प्रोफेसर की जो जॉब होती है उसे एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे भेदभाव होता है। जब वो वापस आके लॉ प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वहां पर भी फिर से उनके साथ वही भेदभाव चालू हो जाता है। 9 मार्च 1924 को दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू उन्होंने कर दिए थे। उसके बाद 20 जुलाई 1924 को प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक संस्था बनाई थी जो ऑब्वियसली दलितों के उत्थान के लिए थी। अंबेडकर ने उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया जो कांग्रेस पार्टी द्वारा
संचालित हो रहा था, जो कांग्रेस पार्टी अक्सर चलाती थी आंदोलन, जैसे कि गांधी जी द्वारा, या उसमें उनकी टीम में नेहरू थे। तो इस तरह के आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था कि वो दलित वर्गों को, वंचित लोग हैं जो समाज से, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उनके लिए वो आवाज उठाएं, उनके प्रति उनका प्रतिनिधित्व करें, उनकी तरफ से वो कुछ करें। तो उन्होंने उनके लिए काम किया। वह वंचित वर्ग एवं आम जनता की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, ताकि दलितों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाए और जाति, लिंग, वर्ग या धर्म के आधार पर हो रहे शोषण एवं असमानता से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में उन्होंने एक सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि कोलाबा जिले में था। इस जनसभा में मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव किया गया और उसी दिन मनुस्मृति को जला दिया गया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपने जीवन में जीवन भर प्रयास किए, कई प्रयास किए। ये बात मैंने जब आपको मनु का आपने मेरा वीडियो लेक्चर अगर देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था कि जो अंबेडकर होते हैं वो सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन करते हैं और वहां पर महाड़ में मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव होता है और आखिर में मनुस्मृति को जला दिया जाता है। वो इसका कारण यही होता है कि क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, मनुस्मृति में ऐसी कई बातें हैं जिसमें महिलाओं के लिए या दलितों के लिए इतनी बुरी बातें कही गई हैं कि वो बिल्कुल असहनीय है। वो ऐसे लगता है कि जैसे कि महिलाएं और जो दलित लोग हैं वो इंसान ही नहीं है, उनके साथ इतना बुरा सलूक की बात कही गई है, एक अमानवीय व्यवहार की बात की गई है। और ये सब जब मनुस्मृति द्वारा फैलाए जा रहे हैं विचार, तो उन्हें हटाने के लिए, उनका बहिष्कार करने के लिए मनुस्मृति को जब जलाया गया तो विरोध प्रदर्शन में जलाया गया। तो मनुस्मृति को इस तरह से उसका बहिष्कार किया जाता है। सन 1938 में कांग्रेस पार्टी ने दलितों का नाम हरिजन रखने का बिल पेश किया। कांग्रेस पार्टी ये पेश करती है कि अब दलित की जगह इन्हें हरिजन कहा जाएगा, लेकिन अंबेडकर जो होते हैं इनकी इस बात की बहुत ही जमकर आलोचना करते हैं और वो इस आधार पर करते हैं कि सिर्फ नाम बदलने से उनकी परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जब तक आप उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे तब तक उनकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। सिर्फ आप किसी भी योजना का नाम बदल दें और वहां पर आप कोई काम ही ना करें, तो इससे उन्हें समाज में ना तो सम्मान प्राप्त हो रहा है, ना स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है और ना वो अधिकार प्राप्त हो रहे जो होने चाहिए। अभी भी वो शोषित हैं, अभी भी उन्हें उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ उनका नाम दलितों से हरिजन रख दिया जाए, जैसे कि गांधी जी हरिजन नाम देते हैं। हरि यानी कि ईश्वर के लोग, जन यानी कि लोग, हरि के लोग, ईश्वर के लोग नाम गांधी जी ने रखा था। तो कांग्रेस पार्टी उसी चीज का बिल पेश करती कि दलितों को हरिजन कहा जाए, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही बात कहते हैं अंबेडकर और इस बात से हर कोई सहमत होगा कि सिर्फ अगर हम नाम बदल दें तो इससे परिवर्तन असंभव नहीं हो जाएगा। उनके लिए हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। भारत के स्वतंत्र होने पर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता के लिए बनाए गए संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 26 नवंबर 1949 को अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान स्वीकार किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में हुए ऐतिहासिक उत्सव में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पीछे बहुत सारे उनका बैकग्राउंड है, बहुत सारी आपने जैसे कि अभी देखा कि किस तरह से वो जहां पर भी जाते हैं, चाहे वो प्रोफेसर बने या उन्होंने वकालत शुरू करी, उनके साथ जातीय भेदभाव होता ही रहा। और हिंदू धर्म की ऐसी जाति व्यवस्था है, ऐसी वर्ण व्यवस्था है कि दलितों को, शूद्रों को निम्न स्तर पर रखा गया और वो बाकी जो तीनों ऊपर बैठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा के लिए ही सिर्फ इसमें बात कही गई है, इस वर्ण व्यवस्था में जो हिंदुओं की है। ये चीज जो है उन लोगों का शोषण कर रही है। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वो वर्ण व्यवस्था जातीय समाज, जो समाज का आधार नहीं थी
एक सामाजिक जाति व्यवस्था नहीं थी, वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी कि हर किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे कि ये वाला काम करेगा, दूसरा ये वाला काम करेगा। अक्सर घरों में भी ऐसा होता है, पेरेंट्स बच्चों के बीच में भी काम बांट देते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसे जाति व्यवस्था बना दें। लेकिन हिंदू समाज में इस तरह की व्यवस्था बन गई और जो लोग नीचे रह गए, जो लोग श्रमिक वर्ग थे, उनका इतना शोषण होने लगा, इतना ज्यादा शोषण होने लगा कि वो अपने खिलाफ भी आवाज अगर उठाते तो उसे दबाने का ही प्रयास किया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। इस तरह का जब अंबेडकर ने इस तरह का वातावरण देखा, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। और एक इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अगर इस तरह की चीजें समाज में फैली हुई हैं तो उसे वो रोक नहीं सकता, ना वो उसे इतनी जल्दी बदल सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने धर्मांतरण ही कर लेंगे। और जब धर्मांतरण की बात आती है तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मुस्लिम कहते हैं आप हमारा धर्म अपना लीजिए, क्रिश्चियन कहते हैं आप हमारा अपना लीजिए, जैन कहते हैं हमारा अपना लीजिए। तो अंबेडकर उन सबको, क्योंकि उनको अंबेडकर को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है धर्मों के बारे में, उन्होंने हर धर्म के बारे में पढ़ा होता है, इतनी सारी पुस्तकों को ज्ञान होता है, इतनी सारी डिग्रीज होती है उनके पास, तो वो उन लोगों को कहते हैं कि आपके धर्म में क्या कोई कमी नहीं है, आपके धर्म में तो ये है, आपके धर्म में, हर किसी की वो कमी बताते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म उनको एक ऐसा धर्म लगा जो सिर्फ मानवता की बात करता है और वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया, इसलिए वो बौद्ध धर्म की तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि उन्होंने धर्मांतरण ही कर लिया। और नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नवंबर 1956 में काठमांडू नेपाल में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया, जहां पर वे नव बुद्ध के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी। उन्हें नव बुद्ध की मान्यता मिली, उन्हें नव बुद्ध के नाम से कहा गया कि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, तो ये इस दौर के नव बुद्ध हैं। और उसके बाद 1960 में मुंबई में स्थित दादर चौपाटी के चैत्य भूमि नामक स्थान पर, जहां उनका शवदाह हुआ था, वहां पर एक स्तूप खड़ा किया गया उनकी याद में, उनकी मेमोरी में। चलिए अब चलते हैं सामाजिक न्याय की अवधारणा की ओर। सामाजिक न्याय का पहली बार प्रयोग 1840 में सिसिली के पादरी लुइगी तापरेली डी अजेगिलियो द्वारा किया गया था एवं उसे प्रमुखता एंटोनियो रोजमिनी सरबाती द्वारा 1848 में दी गई। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है सामाजिक न्याय के बारे में। और अगर आप लोगों को ये नाम याद नहीं होते तो आप सिर्फ ईयर याद कर लीजिए कि कौन सी ईयर में सामाजिक न्याय का पहली बार प्रयोग किया गया था, यह आप लोगों के लिए ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, लेस्ली स्टीफन और हेनरी सिजविक जैसे लेखकों ने वितरणात्मक न्याय से अलग किए बगैर इसे समय समय पर इसका उल्लेख किया, यानी कि सामाजिक न्याय का इन्होंने समय समय पर उल्लेख किया ही है अपने लेखों के माध्यम से। 19वीं शताब्दी के अंत तक सामाजिक न्याय शब्द को प्रमुखता मिली, जब इसका प्रयोग शहरी मजदूर बन चुके विस्थापित किसानों के नए समूह ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शासक वर्ग के समक्ष अपील के लिए किया। जब धीरे धीरे ये हुआ कि जो मजदूर, जो किसान थे, गांव से आए हुए और रोजगार के चक्कर में वो शहरों में चले गए, वहां जाकर वो मजदूर बन गए, तो जब उन्होंने अपने ऊपर हो रहे शोषण के लिए, शासक वर्गों के खिलाफ इसके लिए अपील की, तो उस समय उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। तो ये शब्द जो है प्रचलन में 19वीं शताब्दी के दौरान फिर से आने लगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक न्याय के बारे में सिद्धांत निर्माण प्रमुख विषय बन गया था। सन 1900 में न्यूयॉर्क में सोशल जस्टिस नाम से पहली पुस्तक आई, जो ये सोशल जस्टिस नाम से थी, यानी कि सामाजिक न्याय के बारे में इसमें लिखा गया था। इसके लेखक वेस्टल विलोवी टी.एच. ग्रीन के आदर्शवाद से प्रभावित थे। जो इसके लेखक थे वो टी.एच. ग्रीन के आदर्शवाद से, आइडियलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उनके इस बुक में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमें ज्यादातर झलक आइडियलिज्म की ही देखने को मिलेगी। अधिकांश समकालीन राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन में सामाजिक न्याय पर वितरणात्मक न्याय के एक पहलू के रूप में इसमें ध्यान दिया गया था। सामाजिक न्याय
का उद्देश्य पूरे समाज का भला करना है, केवल एक व्यक्ति का भला करना नहीं है, बल्कि सामाजिकता के आधार पर ही सामाजिक न्याय की परिभाषा सैद्धांतिक रूप से तटस्थ है। देखिए, सामाजिक न्याय का उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे, ये नहीं कि हम पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक आपने सिर्फ यहाँ तक नहीं सोचना है, बल्कि आपने ध्यान रखना है कि हमने हर इंसान के बारे में, देश के हर इंसान के बारे में उसकी ओर ध्यान देना, उसके विकास की ओर ध्यान देना। तभी हम बाकियों को सही तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्हें उनका विकास कर सकेंगे, उन्हें उनके अधिकार हम दे सकेंगे। तो यही है सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य। यह सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोगों के लिए खुली विचारधारा है, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, ठीक है, इनके लिए ये एक खुली विचारधारा है। इसके बारे में कोई भी सोच सकता है। तो ये पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा किसी भी ऐसे प्रयोग से इनकार नहीं करती है जो कि इसे व्यक्तियों के गुणों से न जोड़ती हो। सामाजिक न्याय एक सद्गुण एवं व्यक्तियों का गुण है। देखिए, सामाजिक न्याय जो है बेसिकली, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि किसी इंसान के जो व्यवहार है, जो उसका गुण है, वो नहीं आएगा। हर इंसान के अंदर का जो व्यवहार है, ये सब चीजें जो है उसके अंदर के गुण हैं, वो भी सामाजिक न्याय के अंदर ही आते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से उच्च जाति निम्न जाति के साथ एक तरह का अमानवीय व्यवहार कर रही थी, तो ये जो व्यवहार है, व्यवहार का गुण जो है, ये भी सामाजिक न्याय के अंदर ही शामिल होता है। न्याय की तुलना में सामाजिक न्याय की अवधारणा व्यापक है। ये न्याय से ज्यादा इसकी अवधारणा हमें बड़ी देखने को मिलती है। सामाजिक शब्द समाज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सामाजिक मुद्दे ही एक प्रमुख समस्या है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक न्याय के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सुधार शामिल होते हैं। हमें समाज के लिए सुधार भी लाना है। सिर्फ न्याय तभी हो सकता है जब हम समाज के लिए काम करें, उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। इसके चलते ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो पाते हैं। कानून के माध्यम से ही समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को लाया जा सकता है। अगर हम समाज में सुधार करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आएंगे, और जब ये आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आएंगे तो ही आएंगे जब हम अच्छे ढंग से कानूनों के माध्यम से लोगों को न्याय दिला सकें। तो ये जो वितरणात्मक प्रणाली है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए तो ही ये संभव हो पाएगा। सामाजिक न्याय का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना है तथा समाज से वर्ग एवं जाति के भेदभाव को समाप्त करना है, ताकि किसी भी तरह का ऊंच या नीच का भेदभाव ना हो, सभी समान रूप से हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी को भी शोषित ना किया जाए या किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि इन सब चीजों से क्या होता है, अगर किसी का भेदभाव किया जाता है तो ऑफ कोर्स उसका शोषण भी किया जा रहा है। लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और छोटी छोटी बातों पर अगर हम देखें तो गाली गलौज भी करते हैं। तो इस तरह के जो व्यवहार है वो समाज में इंसान को क्या कर देता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंसान एक जगह लिमिटेड हो जाता है। वो कहीं भी जाने से घबराता है, कुछ भी करने से घबराता है। तो ये सब चीजें तभी हो पाएंगी अगर राज्य हो, अगर सरकार हो, वो लोगों को इस बात का यकीन दिला सके कि उन्हें अच्छे तरीके से समाज में हर तरीके से उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, रक्षा की जाएगी और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस भेदभाव को समाप्त कर दें। इसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समाज को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और सामाजिक मूल्यों और संरचनाओं को किस तरह से होना चाहिए, ये सब बातें होंगी इसके अंदर। सामाजिक न्याय का मूल आधार है कि समाज के वंचित, शोषित एवं दलित लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए, जैसे कि मैं भी आपको बता ही चुकी हूँ। इसका उद्देश्य है कि मानवता द्वारा सामाजिक और आर्थिक शोषण और भेदभाव जैसे पारंपरिक बंधनों से स्वतंत्रता दिलवाई जाए। और ये मानवता आप लोग जानते ही हैं, मैं आपको विवेकानंद के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि मानवता का मकसद ही यही होता है
कि हम भाईचारे के साथ रहें, हम प्रेम सद्भाव के साथ रहें, कहीं भी किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, दंगा ना हो, हर कोई प्रेम के साथ रहे, एक दूसरे को सम्मान करें। ये सब चीज़ें जो है मानवता के द्वारा ही संभव हो सकता है। सामाजिक न्याय का यह विचार संयुक्त राष्ट्र की 1948 की घोषणा में परिकल्पित मानव अधिकारों एवं भारत के संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके समान नहीं है। देखिए, ये हम अच्छे से जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बात की है समानता की, संयुक्त राष्ट्र भी बात करता है लोगों के अधिकारों की, लोगों के मौलिक अधिकारों की, और अगर कोई देश किसी के नागरिकों के अधिकारों का हनन करे तो उसके खिलाफ भी संयुक्त राष्ट्र आवाज उठाता है। लेकिन ये देश के स्तर पे ये बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है, सामाजिक अधिकार इस स्तर पर भिन्न हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन सामाजिक न्याय का जो लोगों तक पहुंचाने का ये जो सामाजिक न्याय का काम है, ये जो है राज्य या सरकार द्वारा ही ये संभव हो सकता है। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है स्वतंत्रता या समता के अधिकार, शोषण के अधिकार, संवैधानिक उपायों के अधिकार, इन सभी से मानव के व्यक्तित्व को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने का प्रयास करना, ये इसका मौलिक अधिकार का असल मकसद होता है, असल मतलब होता है कि हम जो शोषण के खिलाफ जो लोग आवाज उठा सके, तो वो अधिकार लोगों को प्राप्त हो या उनके अधिकारों का हनन हो जाए, इसके खिलाफ वो आवाज उठा सके और सभी को समानता मिले, ये होता है। और ये स्वतंत्रता मिले या समानता मिले, ये जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार द्वारा ही संभव हो सकते हैं। यदि यह सभी समाज में सामाजिक न्याय के स्वरूप को प्रभावित करते हैं तो इन्हें नियंत्रित या सीमित किए जाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सामाजिक न्याय में समता, स्वतंत्रता एवं सम्मान भी जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और यदि हम इनमें से एक को भी अनदेखा कर दें तो यह सामाजिक न्याय को पूरा नहीं कर सकेगा। और ये तीन चीजें क्या है? एक तो समता है, स्वतंत्रता है और सम्मान है। यानी कि हमें राज्य को या सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरह से नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त है या नहीं, उन्हें समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता या कुछ भी करने की, अपने भावों को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं, इसका अधिकार उन्हें प्राप्त है या नहीं, और उन्हें एक महिला होते हुए या एक पुरुष होते हुए या किसी भी धर्म का होते हुए उतना ही सम्मान समाज में प्राप्त है कि नहीं, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसे कोई भी समाज अनदेखा करेगा तो ये अन्याय को बढ़ा देगा और ये सामाजिक न्याय को बिल्कुल भी पूरा नहीं करेगा। अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता का सृजन करने वाली 3 अनिवार्य शर्तें इस प्रकार से हैं। वो बात करते हैं 3 शर्तों की, किस तरह की हैं वो। सामाजिक समानता की बात करते हैं कि लोगों को समाज में पूर्ण रूप से समानता हो, चाहे वो लिंग हो या कोई वर्ग हो या कोई धर्म हो, किसी के भी आधार पर उन्हें सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। आर्थिक असमानता की बात करते हैं वो कि आर्थिक असमानता दूर हो और लोगों को आर्थिक समानता भी प्राप्त हो। और वो ज्ञान की बात करते हैं कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति भी हो। अंबेडकर ने यह देखा कि समाज में किस प्रकार से छुआछूत बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला हुआ था, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी अछूतों के हालात में सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया था। ब्रिटिशर्स ने वैसे भी कोई काम किए भी नहीं है जो उन्होंने अभी तक कितने भी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी किए हैं, चाहे वो ट्रेन को लाना हो या कुछ भी हो, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है। तो नागरिकों के फायदे के लिए तो उन्होंने वैसे भी नहीं किया है। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अछूतों की हालत में सुधार के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने जितने भी काम किए सिर्फ अपने ही फायदे के लिए किए, ताकि वो इजीली इंडिया से ब्रिटेन जा सके, ब्रिटेन से इंडिया आ सके और उनका अच्छे से बिजनेस चल सके और अच्छे से उनका जो स्वामित्व जो उनका है वो स्थापित रह सके। यही उन्होंने इसके लिए ही काम किए ज्यादातर। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि साथ ही दलितों के राजनीतिक अधिकारों को भी नकार दिया गया था। उस समय उनके राजनीतिक अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं थे। इसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि
इस प्रकार से समाज का समाजीकरण किया जाए कि अछूतों को अपने निम्न सामाजिक स्तर की शिकायत ना हो। इस तरह से समाजीकरण हो कि कम से कम जो दलित हैं उन्हें ये ना फील हो कि समाज में उनका स्तर बहुत ही ज़्यादा कमतर है और बिल्कुल एक तरह से वो हाशिए पर ही चले गए हैं। तो उससे थोड़ा सा उसमें सुधार परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा समाज में, सामाजिक व्यवस्था में इस तरह का कोई काम किया जाए। दूसरी बात वो कहते हैं कि निम्न जाति को इस तरह से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे निचले तबके में पैदा हुए हैं, इसलिए उनकी किस्मत के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ये अक्सर कहा जाता है लोगों को कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाने की भी सोचे तो बोलते भाई तुम्हारे बच्चे ने करना क्या है, छोटी जात का बच्चा है, यही काम करेगा जो पिता ने किया है। या किसान का बेटा तो सिर्फ किसान ही बनेगा, या मोची का बेटा तो सिर्फ मोची बनेगा। इस तरह का उनके दिमाग में पहले से ही वो लोग डाल देते थे ताकि ये लोग ऊपर ना उठ सके, इनका विकास ना हो सके। इसलिए ये सब चीजें उनके दिमाग में डाल दी जाती थी और वो लोग भी इस चीज को एक तरह से दिमाग में रख लेते थे कि हाँ वाकई में हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम पैदा ही उनकी सेवा के लिए हुए हैं, सिर्फ हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे लूज कर दिया गया था। तीसरी बात वो कहते हैं कि निम्न जाति के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि जो कुछ उन्हें मिला है उससे अधिक बेहतर व्यवहार पर उन्हें जोर देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनसे अक्सर ये कहा जाता था कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। दूसरी बात ये कही जाती थी कि भाई जितना भी तुम्हारे साथ हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम अच्छा कर भी नहीं सकते हैं और तुम्हारे साथ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो एक दलित वर्ग हो और इतना भी तुम्हारे साथ हम कर रहे हैं ये भी हमारा बहुत दरिया दिल है। इस तरह की वो लोग बात करते थे। इसलिए वो ये भी कहते थे कि भाई क्योंकि तुम हो एक निचले तबके से, तुम निम्न जाति से हो, तो तुम्हारे कोई अधिकार है ही नहीं। तुम सिर्फ दास हो और दास बन के ही रहोगे, दास हो गए, कोई अधिकार नहीं होते हैं। तो इस तरह से उनके दिमाग में ये सब चीजें डाल दी जाती थी। अन्य जातियों द्वारा अछूतों के साथ कम सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। अछूतों को अपने उत्तम भविष्य के सपने देखने की अनुमति तक नहीं होती थी। वो ये तक नहीं सोच सकते थे कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि पहली बात तो उनका दिमाग इस तरह से उन्होंने ढाल दिया था शुरू से ही, और दूसरी बात ये है कि उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं था, उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं थी कि वो अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान दे सके। अंबेडकर ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उजागर करने और अमानवीय अन्याय से अछूतों को मुक्त कराने की शपथ ली। उन्होंने ये शपथ ली कि वो जो दलित वर्ग है उन्हें इस बात का यकीन दिलाएंगे कि उनका फ्यूचर है, वो इस बात का यकीन दिलाएंगे कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें जागरूक करने के लिए और इस तरह का जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है या अन्याय हो रहा है उससे मुक्त कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करने के लिए एक तरह से मन में शपथ ले ली थी कि हम इस तरह का कार्य करेंगे ताकि समाज का सुधार हो सके। इस असहायपन के चलते अछूतों को हिंदू समाज में दास बना दिया गया था और यहाँ तक कि उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। जैसे कि मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि दास जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि भाई तुम्हारे पास तुम्हें कोई अधिकार प्राप्त है नहीं, क्योंकि तुम तो एक अछूत हो, और तुम एक ऐसी निम्न जाति से संबंध रखते हो जिन्हें कोई अधिकार नहीं, सिर्फ उन्हें दूसरों की सेवा ही करनी। तुम आए ही लोगों की सेवा करने के लिए, पैदा ही तुम इसलिए हुए। उनके दिमाग में ये चीज भर दी जाती थी और वो बेचारों ने ये चीज स्वीकार भी कर ली थी। अंबेडकर का कहना था कि अछूतों में मूर्खता एवं सहनशीलता के कारण ही वे लोग उच्च जाति द्वारा अन्याय को सहन कर रहे थे, क्योंकि एक तो उनमें जागरूकता का अभाव था, मूर्खता इस सेंस में कहा जा सकता है, उन्हें पता नहीं था उनके अधिकार, और दूसरी बात वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के बारे में जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये लगता था कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं या ब्राह्मण जाति के लोग बात कर रहे हैं कि तुम पैदा ही इसलिए हुए हो, तो वो उस चीज को अपनी वास्तविकता मान चुके थे कि ईश्वर ने हमें पैदा ही इस वे में किया है। वो ये नहीं सोचते थे कि हर कोई पैदा इंसान ही होता है। ये सब चीजें तो सोसाइटी ने बना दी हैं, क्योंकि वो तो भारत तक ही रह रहे थे, उन्हें तो भारत की स्थिति मालूम थी। उन्हें ये नहीं पता था कि भाई अगर हम भारत से बाहर जाएं तो इस तरह की जाति व्यवस्था तो होती ही नहीं है।
और ये सब चीजें किससे संभव थी? शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि अंबेडकर बाहर जाकर उन्होंने पढ़ाई की, चाहे वो लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, वो जर्मनी भी गए, अब बहुत सारे देश वो गए, तो उन्होंने वहाँ का कल्चर जाना, उन्होंने बहुत सारी चीजें जानी। तो इसके माध्यम से ही उनके अंदर जागरूकता आई, और ये सबसे बड़ा इसमें बड़ा हाथ रहा वो उनकी शिक्षा का ही रहा। तो मूर्खता, लोगों में जो अशिक्षा का अभाव है, और सहनशीलता, क्योंकि वो अपने अधिकारों के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ लोग जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, वो उसको सह रहे थे, सह कर रहते थे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। तो ये सब, इन सब चीजों की वजह से ही समाज में उनके लिए, उनके प्रति अन्याय बढ़ता जा रहा था, सामाजिक अन्याय बढ़ता जा रहा था। उन लोगों में जागरूकता ना होने के कारण ही उन्होंने अपनी स्थिति को असहायपन की बना लिया था। भारतीय समाज में न्याय को वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया था, क्योंकि जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी उसे सामाजिक व्यवस्था बना दिया गया था, जिसके संदर्भ में अंबेडकर का मानना था कि यह अन्याय की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सामाजिक अभिक्रम के द्वारा तय की गई समता के बजाय अनुक्रम को वरीयता दी गई है। यानी कि इसमें समानता की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें अनुक्रम की बात की गई, यानी कि पोजीशन की बात की गई, किस तरह के ऊपर पोजीशन पे ये बैठेगा, सेकंड पे ये बैठेगा, थर्ड पे ये बैठेगा, और सबसे नीचे जो होगा तब का वो इनकी सेवा करेगा। तो इसमें इक्वालिटी की तो बात की ही नहीं गई है। ये तो हायरार्की दिखा रहा है, ये तो ऊपर वाले की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इक्वालिटी तो ये पैदा कर ही नहीं रहा है। उन्होंने ये बात कही। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का मार्ग शिक्षा के द्वारा ही तय किया जा सकता है। केवल शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक अन्याय को नष्ट किया जा सकता है। जिस तरह का सामाजिक अन्याय समाज में फैल रहा है, लोगों को समानता नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था द्वारा ही लोगों को अलग अलग वर्ण में बांट दिया गया, और निम्न जाति के साथ जो शोषण हो रहा था, ये ही समाज में अन्याय को पैदा कर रहा था, असमानता को पैदा कर रहा था। यह अत्यंत आवश्यक है कि उनके मन से, यानी कि उनके मन, यानी कि अछूतों के, दलितों के मन से हीन भावना को खत्म किया जाए, ताकि उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके और वे स्वयं को दूसरों का गुलाम या दास समझना छोड़ दें। अंबेडकर का यह दृढ़ विश्वास था कि उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के बगैर कुछ भी बेहतर तरीके से हासिल नहीं हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन्हें समझाना बहुत ही नामुमकिन है, या उनका समझना, या उनका अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना, ये बहुत ही ज्यादा एक टफ सिचुएशन क्रिएट कर देगा अगर वो एजुकेशन सही से सही मायनों में उन्हें नहीं मिलेगी। अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र का उद्देश्य वास्तव में पूरे तरीके से समाज का व्यवहारिक हित होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि हम समाज में समानता को स्थापित करें, लोगों के हित की बात करें, ना कि केवल किसी विशेष वर्ग, समूह, समुदाय या जाति के हित की रक्षा करना। हम सिर्फ किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कहेंगे कि भाई पुरुषों को अधिकार दिए जाएंगे और महिलाओं को नहीं, महिलाएं सिर्फ घर में बैठे हैं, उनको किसी तरह का कोई बाहर जाकर नौकरी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। या हम ये नहीं कहेंगे कि ये समूह जो है या ये जो समुदाय है सिर्फ यही इस एरिया में रहेगा, बाकियों को यहाँ पर आने का बिल्कुल हक नहीं है। या हम ये नहीं कहेंगे कि इस जाति का इंसान ही इस रोड से होकर जा सकता है। तो एक ही कि किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग, समूह, समुदाय या जाति के हित की बात ना करे, जो समानता की बात करे, जो सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के बारे में बात करे, हर किसी को एक ही तराजू में तोले, ना कि एक का पलड़ा भारी हो। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण में शासन की शक्ति का विभाजन एवं विभिन्न विभागों के कार्य के विभाजन में ठोस विचार भी शामिल हुए। ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अधिकारों को व्यक्ति के अंदर ही स्वाभाविक रूप से वे अंतर्निहित मानते हैं। उनके अनुसार कानून सिर्फ एक वैधानिक कार्य नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज एवं राष्ट्र के पूरे जीवन को भी नियंत्रित करता है। यानी कि जो कानून है वो सिर्फ सरकारी तौर पर, वो सिर्फ कानून जो है वैधानिक कार्य नहीं करता, सिर्फ विधायी कार्य नहीं करता है, बल्कि वो पूरे समाज के अंदर नियंत्रण स्थापित करता है। कानून के द्वारा ही नियंत्रण स्थापित होता है। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में कोई भी दंगा फसाद होना हो, कोई भी चीज होगी, वो सब कुछ कंट्रोल में रहता है, क्योंकि एक नियम
के तहत हर काम होता है, तो जहां पर नियम नहीं होंगे वहां पर तो जंगल का शासन हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ कानून के माध्यम से ही तय हो पाता है कि किस तरह से वहां की व्यवस्था की जाए, किस तरह से वहां नियंत्रण लाया जा सके। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद भी शामिल। हम ये नहीं कहेंगे कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो राष्ट्रवादी थे, वो राष्ट्रवाद में बिलीव करते थे। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा सत्य है जिससे ना तो बचा जा सकता और ना ही इसे नकारा जा सकता है। सामाजिक न्याय के प्रति उनका दृष्टिकोण मानवतावादी और राष्ट्रवादी था। वे न केवल विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते थे, बल्कि उन लोगों के लिए आंतरिक स्वतंत्रता भी चाहते थे जो इससे वंचित रह गए थे। वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल जाएं, बल्कि वो ये भी चाहते थे जिन लोगों का अभी तक विकास नहीं हो पाया, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका भी आंतरिक विकास होना चाहिए। सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक विकास भी, स्वतंत्रता भी बहुत ज्यादा एक इंसान के व्यक्तित्व के लिए या एक समाज के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अंबेडकर का मानना था कि केवल भाईचारे द्वारा ही अराजकता का रोका जा सकता है, केवल व्यक्तिवाद द्वारा अराजकता उत्पन्न होती है। इस कारण से ही अंबेडकर सामाजिक न्याय के मुख्य घटक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को मानते हैं। यानी कि स्वतंत्रता का होना, समानता और भाईचारे का होना, यही सामाजिक न्याय को बना सकता है एक समाज के अंदर। भारतीय समाज की व्यवस्था व समस्याओं के बारे में अंबेडकर पूरी तरह से अवगत थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा में निम्नलिखित चीजों को शामिल किया है। बात करते हैं, सभी व्यक्तियों को एक तरह समानता प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है, पुरुषों एवं महिलाओं को समान मूल्य मिले। तीसरा, कमजोर और निचले तबके को सम्मान प्राप्त हो। चौथा, मानव अधिकारों पर बल दिया जाए। अगला है, सभी लोगों के प्रति उदारता, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता का भाव हो। जातिगत भेदभाव का उन्मूलन हो। सभी मामलों में मानवीय व्यवहार किया जाए। सभी को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो। और साथ ही साथ लास्ट में वो कहते हैं कि सभी नागरिकों की गरिमा की ओर ध्यान दिया जाए। यानी कि वो समानता की बात कर रहे हैं, वो एकता की बात कर रहे हैं, चाहे वो पुरुषों के बीच हो या महिलाओं के बीच हो, या फिर कमजोर निचले तबके की बात हो, तो सभी के सम्मान की बात कर रहे हैं, सभी के अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो मानव अधिकारों की स्पेशली बात कर रहे हैं कि हर इंसान को उसके मानव अधिकार मिलना चाहिए। वो ये बात करते हैं कि समाज में उदारता, प्रेम, सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, तभी समाज एक अच्छे तरीके से चल सकता है। जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए, इसकी वो बात करते हैं। वो मानवीय व्यवहार हर किसी के साथ किया जाए, जिस तरह का मानवीय व्यवहार द्वारा शोषण किया गया इतने सालों से अछूतों का, दलितों का, तो वो हटकर उसे हटा दिया जाए, उसे हटाने का प्रयास किया जाए और मानवीय व्यवहार लोगों के साथ किया जाए। वो बात करते हैं कि शिक्षा और संपत्ति का लोगों को अधिकार हो, क्योंकि जिन लोगों का शोषण किया जाता है उनसे उनकी संपत्ति भी छीन ली गई, उनके पास खेती नहीं रही, और जब उनके पास खेती नहीं रही तो उनके पास कोई साधन नहीं रहा कि उनके पास कोई पैसा हो। वो एक तरीके से अगर उनके पास किसी चीज का साधन होगा, उनके पास संपत्ति होगी, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो टिके हुए होंगे, उनकी स्थिति मजबूत होगी, तो ही वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसलिए शिक्षा और संपत्ति भी, उसका अधिकार भी लोगों को मिलना चाहिए। और वो बात करते हैं कि नागरिकों की गरिमा की ओर भी ध्यान दिया जाए, उनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार ना हो कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। वो इस तरह की बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अंबेडकर का सामाजिक दृष्टिकोण उनके शब्दों से उजागर होता है। अंबेडकर भारतीय समाज की दयनीय स्थिति और महिलाओं की स्थिति से पूरी तरह से अवगत थे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान की भी कोशिश की। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने हमारे भारतीय संविधान में भी कोशिश बहुत ज्यादा की है। और जिस टाइम पे महिलाओं को वोट देने के, यानी कि मतदान देने का अधिकार अंबेडकर ने संविधान के जरिए दिया, उस समय पर बहुत सारे ऐसे देश थे, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो या बहुत सारी इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी इतना ज्यादा वुमेन्स को राइट नहीं था कि वो वोट दे सके। लेकिन ये सब राइट हमें अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से दी। तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को भी उजागर करने के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान की भी कोशिश की। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा भी इसमें शामिल है। इस भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का जो सपना देखा था, उसे साकार करने का उन्होंने प्रयास किया।
भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से परिभाषित तो नहीं है। यह एक संबंधित अवधारणा है जो समय और परिस्थितियों के साथ निर्मित की गई। यह सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई है। तो एक साफ तौर पर तो नहीं हमें देखने को मिलती संविधान में, लेकिन फिर भी ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों के जरिए हमें बहुत हद तक देखने को मिलती है। अंबेडकर के अनुसार केवल सामाजिक न्याय समाज के सभी लोगों की सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक स्थिति और देशभक्ति की भावना का नेतृत्व कर सकता है। अब बात करते हैं अंबेडकर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में। तो क्या क्या है? एक बात करते हैं कानूनी शिक्षा के बारे में, कि लोगों को कानूनी शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कानूनी शिक्षा का ज्ञान होगा तो वो जान सकेंगे उनके अधिकारों के बारे में। साथ ही कानूनी पेशे में हाशिए के समूह की भागीदारी और स्वयं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी वो अधिक बल देने की बात करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं भू स्वामित्व की, यानी कि लोगों को प्रॉपर्टी का हक होना चाहिए। संविधान सभा में बहस के दौरान संपत्ति के उन्मूलन और मध्यस्थों को जमींदारी प्रणाली से हटाने के सवाल पर अम्बेडकर ने कहा कि भूमि संपत्ति विशेष रूप से मौलिक अधिकार नहीं और भूमि पर अधिकार की बात को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से विनियमित किया जाना चाहिए। देखिए, भू स्वामित्व की वो बात ये कर रहे हैं कि जो जमींदार थे उस समय पर उनके वो अपने जमींदारी प्रथा में जो कमजोर लोग होते थे, किसान होते थे, जो जिनके पास उनका कर्जा माफी नहीं करते थे वो, और कर्जे पे कर्जा चढ़ा देते थे, तो धोखे से उनकी जमीनें हड़प कर लेते। तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भूमि संपत्ति के लिए अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है, लेकिन उस तरह के अधिकार हो कि अगर उनकी भूमि का कोई उनको छीन लेगा तो उसके खिलाफ भी वो आवाज उठा सके। तो इस तरह की बात वो करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं धर्म की वो बात ये करते हैं कि अंबेडकर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को वास्तविक रूप देने के लिए आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वास्तविक स्थिति जो है वो बदतर है। बिल्कुल इतनी बुरी हालत में स्थिति हमें हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में देखने की मिलती है। सबसे बड़ी बुराई यही है वर्ण व्यवस्था जो हमारे हिंदू धर्म में है। और ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म में हर चीज की बुराई ही है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट हर चीज के होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो। अगर हमें मोबाइल्स के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। अगर हमें आज के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है तो नुकसान ये भी है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान दायक भी है बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो ऐसे ही हिंदू धर्म अपने आप में एक, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही एकदम ठीक है, या हिंदू धर्म की बात छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म हो वो अपने आप में पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ कमियां हर धर्म में होती हैं, इसी तरह हिंदू धर्म में भी हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के कारण ये जो स्थितियां हैं लोगों की, ये बदतर होती गई। हिंदू सामाजिक प्रणाली को यदि देखा जाए और इसे सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक न्याय के बिंदु से जांचा जाए तो यह एक ऐसा धर्म है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा स्थापित करना नहीं है। ये बात करते हैं अंबेडकर। उन्हें लगता है कि अगर देख लें वास्तविक तौर पर और हम इसे ध्यान से अगर हर जगह टटोलें तो हमें ये दिखेगा कि स्वतंत्रता तो लोगों को मिल नहीं रही है। जो खास तौर पर महिलाएं हैं या निचले तबके के लोग हैं, उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता तो प्राप्त है ही नहीं। दूसरा, ना उन्हें समानता मिल रही है, और भाईचारे की भावना तो हमें कहीं देखने को मिल ही नहीं रही। लोग क्या है, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को और ज्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब तो ऐसे लग रहा है कि हिंदू धर्म का जो जन्म है ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि उच्च वर्ग के लोगों को ही फायदे हो, और जो निम्न जाति के लोग हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, वो सिर्फ उनकी सेवा करें। तो ये सिर्फ दूर से यही दिखाता है कि जो जिन्हें वर्ण व्यवस्था में उच्च स्थान पर बिठा दिया गया है वो तो मजे से रहेंगे, राजा की जिंदगी जिएंगे, ठाठ से रहेंगे, शानो शौकत से रहेंगे। लेकिन जो बेचारे शूद्र हैं, निचले तबके में जो बेचारे हैं, वो दास वाली ही जिंदगी बिताए। उनका वो तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, क्योंकि उनके ये इस तरह की बातें बैठा दी गई ना उनके दिमाग में कि आप पैदा ही इसलिए हुए हो कि आप हमारी सेवा कर सको।
तो ये सब इस तरह से दूर से प्रतीत होता है। अगली बात वो करते हैं वंचितों के लिए राजनीतिक संस्था। किस तरह से हो ये? भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए अछूतों के बीच राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है। अंबेडकर का मानना है कि केवल राजनीतिक शक्ति से अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी के पास राजनीतिक शक्ति होगी तो वही अन्याय समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन बन जाए और वो एक निचले तबके का ही क्यों ना हो, तो लोग उसकी ही सुनेंगे क्योंकि उसके पास पावर है और पावर से हर कोई ही डरता है। तो राजनीतिक शक्ति का होना बेहद जरूरी है, तभी वो समाज को सुधारने का प्रयास करेगा, तभी वो अपनी बात लोगों से मनवा सकेगा, अपनी बात को सामने रख सकेगा। अगर उसके पास पावर ही कम होगी तो आज के जमाने में कोई भी हो जिसके पास पावर नहीं है, चाहे मनी की पावर हो, किसी भी चीज की पावर, तो कोई इसकी सुनता नहीं है। जब तक इंसान के पास कोई ऐसी चीज ना हो जो लोगों से ज्यादा हो या बेहतर तरीके में हो, तो कोई भी किसी की बात सुनना बिल्कुल गवारा करता ही नहीं, पसंद करता ही नहीं। तो राजनीतिक शक्ति का बेहद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानून बनाने की प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता अत्यंत ही जरूरी है। अगर आपको कानून बनाना है तो आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कानून नियम जो हैं ये लोगों के हक में है या नहीं। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है ताकि अस्पृश्यता के नुकसान को देखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन की आवश्यकता की जाए। अब वो बात करते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी निर्वाचन की आवश्यकता हो, मतलब उनको भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिले, और जो अनुसूचित जाति का अपना एक प्रतिनिधि होना चाहिए। क्योंकि अगर एक उच्च वर्ग का इंसान उनके लिए उनकी प्रतिनिधित्व करता है तो ये बहुत अजीब बात हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसान ने उस माहौल में रहा नहीं है, जो चीज सही नहीं है, जो चीज देखी नहीं है, तो वो किस तरह से उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा, किस तरह से उनके लिए काम करेगा, किस तरह से उनकी समस्याओं को समझेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अनुसूचित जाति अपने स्वयं के प्रतिनिधि के माध्यम से अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग दृढ़ता पूर्वक कर सके और वो से अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुने कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है। इस तरह से अंबेडकर के विचारों का उद्देश्य वंचितों के लिए अधिक समतापूर्ण एवं सम्मानजनक संदर्भ में सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो चाहते थे कि जो लोग वंचित रह गए अपने अधिकारों से, उन्हें समानता मिल सके, उन्हें एक सम्मान पूर्वक वातावरण मिल सके, ताकि उसके माध्यम से उन्हें समाज में सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। क्योंकि उनके अनुसार दलितों के कल्याण के लिए केवल राजनीतिक न्याय काफी नहीं था, उन्होंने राजनीतिक न्याय को पूरा करने के लिए पूर्व शर्त के तौर पर सामाजिक आर्थिक न्याय पर विचार किया। उनका दृष्टिकोण सामाजिक जीवन में स्त्री एवं पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक प्रगति, व्यक्ति का सम्मान एवं प्रत्येक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के बेहतर मानदंड की उम्मीद करता है। वो चाहते थे कि चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिले, समाज में उनकी सामाजिक प्रगति हो सके, उनको सम्मान प्राप्त हो और हर क्षेत्र में जहां पर भी वो जाएं उन्हें शांति के साथ साथ सुरक्षा भी मिले, ताकि वो अच्छे से अपने जीवन को जी सके और उनका बेहतर तरीके से विकास हो सके। चलिए अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। अंबेडकर के जीवन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसके चलते इन सभी का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ था, जबकि उनके घर का वातावरण एकदम अलग था, उन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी थी। लेकिन जब वो बाहरी दुनिया में जाते हैं तो किस तरह से वो देखते हैं कि उनके साथ जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव होता है। तो इसका, इन सब चीजों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा, उनकी पर्सनैलिटी में जो भी हमें चेंजेस देखने को मिले, जो भी चेंजेस आए, हर इंसान की पर्सनालिटी में उसके एक्सपीरियंस के बेस पर ही अच्छी चीजें आती हैं, कईयों की बुरी चीजें आती हैं। तो जो अंबेडकर ने जो भी अपने लाइफ में जो भी ग्रहण किया, जो भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की, तो उसका हम प्रभाव उनके पर्सनालिटी पर देख सकते हैं, जिसके चलते वे दलितों एवं भारतीय समाज के वंचित वर्ग के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। अंबेडकर जिन चीजों से ज्यादा प्रभावित हुए थे वे उनके साथ होने वाली अमानवीय परिस्थितियां थी, जिन्होंने उन्हें सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक मामलों में समानता के अधिकार से
वंचित ही किया। जाति के नाम पर जीवन भर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उनके बचपन के प्रारंभिक समय से ही उन्हें सामान्य व्यवहार का सामना करना पड़ा। वे कबीर पंथ के सामाजिक एकता के सिद्धांत से अत्यंत ही प्रभावित थे, जिस कारण से सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण के अंतर ने उनके जीवन पर एक अद्भुत प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक समानता के सिद्धांतों ने उन पर एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सामाजिक सुधारकों के साहित्य एवं कार्यों को भी समझने का प्रयास किया, जिनमें से महात्मा बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी, महाराजा सायाजी राव गायकवाड़, छत्रपति शाहू जी महाराज, ये सब प्रमुख थे। अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फूले से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया था, यानी कि ज्योतिबा फूले ने इस बात पर अधिक बल दिया था कि जन्म से ही सभी मनुष्य समान होते हैं। उनका ये कहना था कि हर कोई समान ही पैदा होता है, पैदा होते टाइम किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है, सब इंसान ही पैदा होते हैं। और भारत के लिए विदेशी शासन से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने अपने जीवन में महिलाओं एवं अछूतों के प्रति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय संविधान में उनके आदर्श दर्शन सामाजिक न्याय हेतु किए गए संघर्ष सदैव निहित रहेंगे, जो भी इन्होंने अथक प्रयास किए हैं इस संदर्भ में। इस प्रकार से उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और कमजोर वर्गों का उत्थान तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना था। वो चाहते थे कि महिलाओं का विकास हो, कमजोर वर्ग का विकास हो, और वो भी समाज के मुख्य धारा में, जहां पर बाकी भी रह रहे हैं उन्हीं की तरह वो भी समान रूप से वो भी हर चीज का अधिकार हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका सबका फायदा उठा सके। तो इसलिए वो सब चाहते थे कि सभी एक समान रहें और सभी एक धारा में, एक नदी की तरह एक ही जगह बहे, एक प्रमुख मुख्य धारा के साथ जुड़े रहें, ताकि सभी का विकास संभव हो सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो आपने अंबेडकर के सामाजिक न्याय के बारे में अभी तक सुना। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना होगा। जैसे कि आ सकता है कि अंबेडकर के सामाजिक न्याय पर विचारों की विवेचना कीजिए। इसके अलावा आ सकता है जाति प्रथा के विनाश पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा आ सकता है कि जाति प्रथा के विनाश के आलोक में भारत में जाति व्यवस्था पर अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का क्या महत्व है, इस तरह से भी आ सकता है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों से संबंधित सामाजिक न्याय के बारे में अंबेडकर के विचारों की चर्चा करें। और एक क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि अंबेडकर के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दूसरा नाम है विवेचना करें। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर इसी तरह से लिखना है। आपने अभी तक जितना भी वीडियो लेक्चर में सुना वो यही जाना कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो स्वतंत्रता की, समानता की बात करते हैं, वो भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके सामाजिक न्याय में आ जाती हैं। तो आइए इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, तो आंसर आपको सेम लिखना है, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इससे भी पहले हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के काफी सारे लेक्चर दिए, आप उन पर भी उन्हें भी जरूर देखिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको आज का वीडियो लेक्चर और इसके अलावा हिस्ट्री के भी, पॉलिटिकल साइंस के भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे इजीली एज एन आर्टिकल्स। तो आप वहां पर हमारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, वो PDF फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन आप उसे आर्टिकल के तौर पर पढ़िए, बहुत ही आसानी से आपको फ्री मिल रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, जो कि है www.positiversity.in। यहाँ पर आपको हमारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के, बहुत ही आसानी से। तो तब तक रखिएगा अपना बेहद ख्याल। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।